गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम इलास्टिसिटी चैप्टर का लास्ट टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सभी लोग हेडिंग लगाएंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी और कैसे होगी? किसी भी बॉडी को यदि हम खींचते हैं बाय अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स, तो उस बॉडी में वर्क डन होता है। मतलब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब हम फोर्स लगाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, बॉडी खिंच जाती है और वही खिंचाव उस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इस रूप में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यदि वो फोर्स हम हटा दें तो बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है बिकॉज ऑफ स्टोरिंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स का लगना जरूरी है। यदि बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में वर्क डन होगा और वही वर्क डन उस बॉडी में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, when a wire is stretched by a deforming force, then work is done by deforming force. Work is done by deforming force which is stored in the form of potential energy. In the form of potential energy. When a wire is stretched by deforming force, then work is done by deforming force which is stored in the form of potential energy. इसलिए यहाँ तक ये हमारा हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। When a wire is stretched, जब किसी वायर को हम खींचते हैं by deforming force लगाकर, then work is done, तब उसमें वर्क होता है by deforming force, ठीक है ना, खिंचाव, which is stored in the form of potential energy, जो कि उस वायर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाता है, इसके आगे लिख सकते हैं, इट्स कॉल्ड
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसे हम प्रूव करेंगे। यहाँ तक डेफिनेशन लिख लें, इसके बाद प्रूव करते। लिख लिया? अब देखिए कंप्लीटेड। इनिशियली डिफॉर्मिंग फोर्स, किसी भी बॉडी में इनिशियली डिफॉर्मिंग फोर्स 0 होता है। ठीक है ना? इनिशियली डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? 0। ऐसी एक बॉडी है तो ये इसकी लेंथ है। इनिशियली डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? 0 है। आफ्टर इंक्रीजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, धीरे धीरे डिफॉर्मिंग फोर्स हम बढ़ाएंगे। इंक्रीजिंग द डिफॉर्मिंग फोर्स क्या? F। अब हम इसका क्या लेंगे? एवरेज, क्योंकि हम धीरे धीरे डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सीधा बढ़ा दिया, 0 से सीधा 90 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है ना? हम कोई चीज खींचेंगे तो धीरे धीरे फोर्स लगाएंगे कि इकट्ठा ही लगा देंगे? यदि इकट्ठा ही लगा देंगे तो पता नहीं कितनी खिंच जाएगी। बॉडी अपने इलास्टिक रीजन को खो देगी, परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगी, तो फिर एनर्जी कहाँ? तो आपको फोर्स को धीरे धीरे लगाना है, डिफॉर्मिंग फोर्स को। ठीक है ना? तो डिफॉर्मिंग फोर्स धीरे धीरे लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी? खींचेगी, स्ट्रेच होगी। तो एवरेज फोर्स क्या आ जाएगा? एवरेज फोर्स क्या आ जाएगा? 0 + F/2 = F/2। ये हमारा एवरेज फोर्स, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो एवरेज फोर्स के कारण होगा, क्योंकि हम फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हमने एवरेज फोर्स क्यों लिया? क्योंकि इनिशियल में फोर्स 0 है, फिर उसके बाद हम फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसलिए हमने एवरेज ले लिया। अब वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क इक्वल टू फोर्स, तो यहाँ पे एवरेज फोर्स हो जाएगा। कौन सा फोर्स होगा? एवरेज फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगी चेंज इन लेंथ। अभी तो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है? कैपिटल एल है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जितना वो चेंज हो जाए, जितना उसकी लेंथ बढ़ जाए या जितना उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो अब जब आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, स्मॉल एल। कितनी बढ़ेगी? स्मॉल एल। तो मैं यहाँ पे चेंज इन लेंथ लिख दूं, समझ में आया क्या? तो वर्क इक्वल टू फोर्स, फोर्स की जगह एवरेज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट की जगह चेंज इन लेंथ। समझ में आया क्या? तो वर्क इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा? F/2 इंटू स्मॉल एल, W इक्वल टू 1/2 FL। ये बन जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? अब मुझे इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस भी हो रहा है, स्ट्रेन भी है। वायर को खींचने में फोर्स भी लगा रहे हैं, एरिया भी चेंज हो रही, लेंथ भी चेंज हो रही, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस और हमें जो एनर्जी निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आएगा। हम इसको कैसे क्या करें कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन में बदल जाए? हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 1/2 F और F।
फोर्स क्या है? फोर्स और चेंज इन लेंथ। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन होता है। जिस चीज की कमी है उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बना लो, तो दिक्कत थोड़ी है। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है। यदि आपको ये पता है कि हमें क्या बनाना है तो आप बना सकते हैं। हमें ये पता है कि मुझे इसको ऐसा लिखना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रूप में आ जाए। मैं क्या करूँगा, 1/2 है, फोर्स है, फोर्स में एरिया से डिवाइड कर दें, और लेंथ में ये चेंज इन लेंथ है तो ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दें। मतलब एरिया इंटू लेंथ का हमने डिवाइड किया तो उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या समझ में आया? एरिया इंटू लेंथ, एरिया को फोर्स में, लेंथ को, ये ओरिजिनल लेंथ को चेंज इन लेंथ में डिवाइड किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं बना, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हमारा फार्मूला बन गया। ये क्या हो गया? स्ट्रेस। ये क्या हो गया? स्ट्रेन। W इक्वल टू फार्मूला बन गया 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख दिया हमने? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम हो जाता है। किसी को समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो फार्मूला आपका क्या बन गया? तो W इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये हो गया वर्क डन का फार्मूला। इसका वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम डिवाइड कर दिया, बचा क्या? यही है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 ये आ गया आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ तक लिखिए। अब देखिए, इसको मुझे यंग मॉडुलस के रूप में लिखना है। हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस लिखना है। तो अब आपको रिलेशन याद होना चाहिए, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? यंग मॉडुलस y इक्वल टू स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिख रहा हूँ, ये वही है, लॉन्गिट्यूडनल ही है ना, खिंचा है। तो मतलब यदि मैं यहाँ से स्ट्रेस इक्वल टू निकालूं तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा? यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो जाएगा, और स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन वाई। क्या हो जाएगा भाई? हाँ, इस फार्मूले से आपको दो चीज, एक बार स्ट्रेस निकालिए इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस, एक बार स्ट्रेन निकालिए इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस। अब आप दोनों की वैल्यू रख दीजिए वन टाइम। तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, U इक्वल टू 1/2
स्ट्रेस। यदि स्ट्रेन की जगह पे मैं वैल्यू रखना चाहूं तो स्ट्रेस अपान वाई, स्ट्रेन की जगह पे क्या लिखूंगा, स्ट्रेस अपान वाई। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। ये आपका फार्मूला बन गया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस यंग मॉडुलस। ठीक है, अब मुझे स्ट्रेन के रूप में लिखना है, तो इस फार्मूले में स्ट्रेन की जगह क्या पुट कर देंगे, स्ट्रेस की जगह पे पुट कर देंगे y इंटू स्ट्रेन। तो u इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस की जगह क्या रख देंगे, y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, है ना। तो u इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। समझ में आया क्या, स्ट्रेस की जगह पे मैंने क्या रख दिया, y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्क्वायर हो गया। So these are two important formula in terms of stress and strain. It is a elastic potential energy. Clear है, कोई डाउट है किसी को, थैंक यू, पूरा हुआ।